बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कोलाइडल सिस्टम के बारे में हमारी डिस्कशन जारी है। हमने पहले कोलाइड्स को डिफ़ाइन किया, फिर हमने इसको क्लासीफाई किया, फिर हमने डिस्कस किया कि कोलाइड्स की प्रेपरेशन किस तरह की जा सकती है, इसके फ़िज़िकल मेथड ऑफ प्रेपरेशन, केमिकल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन को हमने डिस्कस किया। और अब हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कोलाइडल सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में कि कोलाइडल सिस्टम कितने स्टेबल होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखेंगे कि स्टेबिलिटी दो तरह की होती है किसी भी सिस्टम में। एक तो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी है और दूसरा काइनेटिक स्टेबिलिटी है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी को। थर्मोडायनामिकली सिस्टम उस वक्त स्टेबल कंसीडर किया जाता है अगर फाइनल स्टेट की गिब्स एनर्जी इनिशियल स्टेट की गिब्स फ्री एनर्जी से ज़्यादा हो। यानी सिस्टम जब बना था उस वक्त अगर गिब्स एनर्जी डिक्रीज हुई थी तो फिर हम कहेंगे ये सिस्टम थर्मोडायनामिकली स्टेबल है। और अगर सिस्टम बनते वक्त गिब्स एनर्जी इंक्रीज हो जाए तो फिर हम कहेंगे सिस्टम थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल है। अगर फाइनल स्टेट की गिब्स एनर्जी इनिशियल स्टेट की गिब्स एनर्जी से कम है तो इसका मतलब है जब सिस्टम बना है तो एनर्जी में गिब्स एनर्जी डिक्रीज हुई है और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है। यानी चेंज इन गिब्स एनर्जी इज नेगेटिव, इट मीन देयर इज डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी। ऐसा सिस्टम थर्मोडायनामिकली स्टेबल कहलाता है। तो अगर हम केमिकल रिएक्शन के हवाले से देखें तो हम कहेंगे कि अगर प्रोडक्ट की गिब्स एनर्जी रिएक्टेंट की गिब्स एनर्जी से कम है तो ये सिस्टम थर्मोडायनामिकली स्टेबल है। वो जो प्रोडक्ट बना है वो थर्मोडायनामिकली स्टेबल है। और अगर हम कोलाइडल सिस्टम की बात करें तो हम यूं कहेंगे कि अगर कोलाइडल सिस्टम की गिब्स एनर्जी कम है और जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनकी गिब्स एनर्जी ज़्यादा है तो फिर ये कोलाइडल सिस्टम थर्मोडायनामिकली स्टेबल है। तो ये हम क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं कि कोलाइडल सिस्टम तीन तरह के होते हैं, मैक्रोमोलेकुलर कोलाइड, एसोसिएशन कोलाइड एंड कोलाइडल डिस्पर्शन। तो इनमें से मैक्रोमोलेकुलर कोलाइड और एसोसिएशन कोलाइड ये थर्मोडायनामिकली स्टेबल होते हैं और कोलाइडल डिस्पर्शन थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल होते हैं। अलबत्ता एसोसिएशन कोलाइड उस सूरत में थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल हो जाते हैं अगर आप कोलाइडल सिस्टम की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाएं। यानी जो कोलाइडल पार्टिकल बने हैं अगर कोलाइडल पार्टिकल ज़्यादा हो जाएं, कोलाइडल पार्टिकल का अपना कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो जाए तो वो कोलाइडल पार्टिकल आपस में फिर एग्रीगेट करना शुरू कर देते हैं। तो उस सूरत में एसोसिएशन कोलाइड थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल होता है। शुरू में आपने कंपोनेंट्स को ऐड किया डिस्पर्शन मीडियम में, डिस्पर्स्ड फेज के कंपोनेंट्स को आपने डिस्पर्शन मीडियम में ऐड किया तो एसोसिएशन कोलाइड बन गया। ये जो एसोसिएशन कोलाइड के पार्टिकल्स हैं अगर इनकी कंसंट्रेशन सिस्टम के अंदर ज़्यादा हो जाए तो आगे किसी स्टेज पे जाके इनकी आपस में फिर एग्रीगेशन स्टार्ट हो जाती है। उस सूरत में एसोसिएशन कोलाइड्स थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक माइसलर सिस्टम है, माइसल्स बन गए, ये जो माइसल्स हैं ये एसोसिएशन कोलाइड्स हैं। तो इनिशियली स्फेरिकल माइसल्स बनते हैं, ये स्फेरिकल माइसल्स थर्मोडायनामिकली स्टेबल होते हैं। अलबत्ता अगर आप सरफेक्टेंट ऐड करते चले जाएं सिस्टम में तो स्फेरिकल माइसल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है और फिर उनकी आपस में इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाती है। यानी इंटर माइसलर एग्रीगेशन स्टार्ट हो जाती है। इंटर माइसलर एग्रीगेशन की वजह से स्फेरिकल माइसल्स की शेप चेंज हो जाती है, वो सिलेंड्रिकल शेप में या लिक्विड क्रिस्टल की शेप में चले जाते हैं और ये जो या बाई लेयर बना लेते हैं। इस सूरत में इनकी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी कम हो जाती है और ये जो एसोसिएशन कोलाइड्स हैं ये थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल हो जाते हैं।
अब एक बात ध्यान में रखिएगा कि थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी एक्चुअली प्रोडक्ट के यानी कि फाइनल स्टेट के स्टेटस को डील करती है, और जो स्टेबिलिटी की दूसरी टाइप हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, जिसे काइनेटिक स्टेबिलिटी कहते हैं, वो सिस्टम की इनिशियल स्टेट को डील करती है, या अगर केमिकल रिएक्शन हो तो हम कहेंगे कि वो सिस्टम की कि वो रिएक्टेंट के स्टेटस को डील करती है। अब चलते हैं काइनेटिक स्टेबिलिटी की तरफ। काइनेटिकली तो हर चीज़ स्टेबल है, जो चीज़ बनी हुई आपको नज़र आ रही है वो थर्मोडायनामिकली स्टेबल हो या ना हो, काइनेटिकली स्टेबल होती है तभी तो वो एग्जिस्ट करती है। जो चीज़ें काइनेटिकली स्टेबल ना हो वो तो ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट ही नहीं करती। मसलन मैं इस वक्त रूम में बैठा हूँ, मेरे सामने एक लैपटॉप है, एक टेबल है, चेयर्स हैं, फैन है, वॉल क्लॉक है, दरवाजे, खिड़कियाँ, ये सारे काइनेटिकली स्टेबल हैं तभी तो ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप अपने घर में अपने दाएं बाएं देखें, आपके घर में दरवाजे, खिड़कियाँ, दीवारें ये पिछले कई सालों से इसी हालत में ही हैं। इसका मतलब है ये काइनेटिकली स्टेबल है। जो चीज़ काइनेटिकली स्टेबल नहीं होती वो ज़्यादा देर एग्जिस्ट नहीं कर पाती। जो चीज़ इस वक्त आपको अपने दाएं बाएं नज़र आ रही है ये सारी ही चीज़ें काइनेटिकली स्टेबल हैं। थर्मोडायनामिकली ये स्टेबल हैं या नहीं हैं हमें नहीं पता, अलबत्ता काइनेटिकली ये स्टेबल हैं। इसका मतलब है कि हर वो चीज़ जो हमें नज़र आ रही है वो काइनेटिकली स्टेबल है। जो हम देख रहे हैं काफ़ी देर से अपनी असल हालत में है और बगैर किसी फोर्स लगाए, बगैर किसी एनर्जी लगाए उसकी शेप चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब है वो चीज़ काइनेटिकली स्टेबल है। अलबत्ता थर्मोडायनामिकली स्टेबल है या नहीं है इसका पता तभी चलेगा कि अगर हम फाइनल स्टेट की गिब्स एनर्जी भी मेजर करें और इनिशियल स्टेट की गिब्स एनर्जी भी मेजर करें। तो काइनेटिकली सिस्टम उस वक्त स्टेबल होता है अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए हाई एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़े, ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड हो। यानी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए अगर ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड हो तो हम कहेंगे ये प्रोडक्ट काइनेटिकली स्टेबल है। या यूँ कहें कि अगर इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड हो, ज़्यादा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिक्वायर्ड हो, तो हम कहेंगे कि ये जो फाइनल स्टेट बनी है ये काइनेटिकली स्टेबल है। अगर कोलाइडल सिस्टम की बात करें तो कोलाइडल सिस्टम के कंपोनेंट्स को यानी कि डिस्पर्स्ड फेज को और डिस्पर्शन मीडियम को कोलाइडल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड, अगर ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड हो तो हम कहेंगे ये सिस्टम काइनेटिकली स्टेबल है। ये देखिएगा, ये एनर्जी डायग्राम है। वाई एक्सिस पर गिब्स एनर्जी, एक्स एक्सिस पर रिएक्शन प्रोग्रेस। अब ये हमारे पास है लेफ्ट साइड पर कंपोनेंट्स की गिब्स एनर्जी, या अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो हम कहेंगे ये रिएक्टेंट की गिब्स एनर्जी है। और राइट साइड पर हमारे पास है कोलाइड्स की गिब्स एनर्जी जो हमारी फाइनल स्टेट है। अगर केमिकल रिएक्शन है तो फिर ये प्रोडक्ट की गिब्स एनर्जी है। अब यहाँ पर चूंकि प्रोडक्ट की गिब्स एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की गिब्स एनर्जी कम है, इसका मतलब है ये जिस सिस्टम की हमने ये एग्जांपल ली है वो सिस्टम थर्मोडायनामिकली स्टेबल नहीं है, क्योंकि गिब्स एनर्जी फाइनल स्टेट की ज़्यादा है, इनिशियल स्टेट की कम है। ये जो रेड एरो है ये थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी के बारे में हमें बताता है। अब चूंकि ये सिस्टम ऐसा है जिसमें फाइनल स्टेट की गिब्स एनर्जी ज़्यादा है, इनिशियल स्टेट की कम है, तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट की गिब्स एनर्जी का डिफरेंस ये अगर पॉजिटिव है तो सिस्टम थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल है। यानी ये एरो अब चूंकि अपवर्ड है तो सिस्टम थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल है। अगर फाइनल स्टेट की गिब्स एनर्जी कम होती, ये एरो हम डाउनवर्ड लगा देते, फिर इसका मतलब ये था कि ये सिस्टम थर्मोडायनामिकली स्टेबल है। अलबत्ता ये सिस्टम काइनेटिकली स्टेबल ही है, क्योंकि इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए ये हमें बिग एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ रहा है, जिसको हमने ये ग्रीन एरो से रिप्रेजेंट किया है। तो ये ग्रीन एरो जो है इट इज़ एक्चुअली द मेजर ऑफ डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ
एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट, या आप कह लें कि दिस ग्रीन एरो इज एक्चुअली द मेजर ऑफ energy of transition state and energy of initial state. This difference is actually equal to energy of activation and it is the measure of kinetic stability. और जो red arrow है it is the measure of thermodynamic stability. It is the difference of energy between final state and initial state. इस एग्जाम्पल में फाइनल स्टेट की गिब्स एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए सिस्टम थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल है। अगर फाइनल स्टेट की गिब्स एनर्जी इनिशियल स्टेट की गिब्स एनर्जी से कम हो जाए तो फिर ये सिस्टम थर्मोडायनामिकली स्टेबल होगा। ये आपने एक कॉमन एग्जांपल है कि ग्रेफाइट एंड डायमंड, ये कार्बन की दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। इनमें ये दोनों ही फॉर्म्स काइनेटिकली स्टेबल हैं चूंकि दोनों एग्जिस्ट करती हैं, अलबत्ता थर्मोडायनामिकली ग्रेफाइट ज़्यादा स्टेबल है। तो डायमंड थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल है और ग्रेफाइट थर्मोडायनामिकली स्टेबल है, अलबत्ता काइनेटिकली दोनों ही स्टेबल हैं। तो काइनेटिक स्टेबिलिटी इज एक्चुअली द measure of energy barrier, the measure of energy of activation required to convert initial state of system to final state. Or system will be kinetically stable if high energy of activation is required. reactant को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए या सिस्टम की इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, या यूं कह लें कि किसी कोलाइडल सिस्टम के कंपोनेंट्स को कोलाइडल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए अगर हाई एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है तो हम कहेंगे कि ये सिस्टम काइनेटिकली स्टेबल है। तो तकरीबन सारे ही कोलाइडल सिस्टम काइनेटिकली स्टेबल होते हैं, चाहे वो थर्मोडायनामिकली स्टेबल ना हो। तो फॉर काइनेटिक स्टेबिलिटी पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज शुड बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। काइनेटिक स्टेबिलिटी एक्चुअली सिस्टम इनिशियल स्टेट की स्टेटस को डील करती है, यानी यूं समझ लें ये रिएक्टेंट के स्टेटस को डील करती है, या यूं कह लें कि ये कोलाइडल सिस्टम के कंपोनेंट्स के स्टेटस को डील करती है। थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी सिस्टम की फाइनल स्टेट को डील करती है और काइनेटिक स्टेबिलिटी सिस्टम की इनिशियल स्टेट को डील करती है। अब कोलाइडल सिस्टम काइनेटिकली कब स्टेबल होगा और कब अनस्टेबल होगा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।